हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और कक्षा 10 में हैं तो मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए हिंदी विषय का वायरल मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, यही पेपर आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में। इसी मॉडल पेपर से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आएंगे और इस मॉडल पेपर को मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा। एक एक प्रश्न का उत्तर मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं। यहां पर आप देख सकते हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको बताऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, साथ ही आप सीखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में आपको कॉपी कैसे लिखना है। सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आज के इस वीडियो में। तो आपको वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना है और लास्ट तक देखना है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, 801 DA कोड का मॉडल पेपर है। आप लोग बिल्कुल इसको तैयार कर लेना। 2025 बोर्ड एग्जाम में यही छपेगा। 70 अंकों का पूर्णांक रहेगा पेपर का और समय आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। नोट के अंतर्गत आप लोग देखेंगे यहाँ पर 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र यानी पेपर पढ़ने के लिए। तो 3 घंटे का समय आपके पास बचेगा पेपर को हल करने के लिए और 15 मिनट आपको मिलेंगे पेपर को पढ़ने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड आ एवं खंड बा में विभक्त है। पेपर 2 खंडों में विभक्त रहेगा और खंड आ में 1 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनके सही उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूरी तरह से काला करके चिन्हित करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान दें, खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर ही केवल प्रदत्त OMR सीट यानी OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर देना है। OMR उत्तर पत्रक पर एक बार आपने उत्तर दे दिया यानी गोला भर दिया तो उसे आप ना तो काट सकते हैं, ना ही इरेजर का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही व्हाइटनर का प्रयोग आपको करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रहे, आप जब भी OMR सीट में गोला काला करें बिल्कुल सावधानी से करें, क्योंकि एक बार आप गोला भर देंगे तो उसको ना तो आप काट पाएंगे, ना इरेजर से साफ करेंगे और ना ही व्हाइटनर का प्रयोग कर सकते हैं। खंड बा जो होगा 50 अंकों का होगा जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न है। मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करना है आप सभी को। अगला है, प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है उस पर आप समय नष्ट ना कीजिएगा, आगे प्रश्न की ओर बढ़ जाइएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्न आप लोग तैयार कर लेंगे। 2025 बोर्ड एग्जाम में 100% यही प्रश्न आने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन जी। पहले प्रश्न का आंसर क्या है? डी वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न अगला है, ठूठा आम किसकी रचना है? तो चलिए बच्चों मेरे प्यारे, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठूठा आम जो कि निबंध विधा पर आधारित रचना है और यह किसकी रचना है? भगवत शरण उपाध्याय जी की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला है कथन, त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध नाटक है। यह कथन क्या है? यह गलत है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ख्याति प्राप्त कहानीकार हैं। यह कथन भी गलत है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। यही कथन क्या है? सत्य है। और यहाँ पर डी वाला जो है, अर्धनारीश्वर के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, ये भी गलत है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक कौन हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक
जयप्रकाश भारती जी हैं। बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदी की प्रथम कहानी, यहाँ पर ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर सी वाला, जो कि थोड़ा सा यहाँ विकल्प नहीं है, मैं लिखकर आपको बता रहा हूँ। सी वाला ऑप्शन है इंदुमती। और इंदुमती जो कि हिंदी की प्रथम कहानी है, इसके लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी जी। किशोरी लाल गोस्वामी जी इंदुमती नामक कहानी के लेखक हैं। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, अंजलि काव्य के रचयिता कौन हैं? तो अंजलि काव्य के रचयिता हैं यहाँ पर राम कुमार वर्मा जी। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों, हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? तो यह रचना मेरे प्यारे बच्चों किसकी है? यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इन्होंने सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक का संपादन किया था। किसका? तार सप्तक का संपादन किया था। तो यदि प्रश्न आता है मेरे प्यारे बच्चों, तार सप्तक का संपादन कब हुआ या प्रकाशन कब हुआ? सन 1943 ईस्वी में। और संपादन किसने किया? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे होगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, वीर गाथा काल के कवि हैं, तो इसमें से कौन है जो वीर गाथा काल के कवि हैं? डी वाला ऑप्शन सही होगा, चंद बरदाई जी हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम है पृथ्वीराज रासो, जो कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हैं? चंद बरदाई जी हैं। अगला प्रश्न है, परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर जी परशुराम की प्रतीक्षा नामक रचना के लेखक हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है? ए वाला ऑप्शन ही सही है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, आंसू के रचनाकार कौन हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही होगा, जय शंकर प्रसाद की रचना है आंसू। अगला प्रश्न आप देखेंगे, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों शोक किस रस का स्थायी भाव है? करुण रस का स्थायी भाव है। भय किस रस का स्थायी भाव है? भयानक रस का। और मेरे प्यारे बच्चों रौद्र किस रस का स्थायी भाव है? यह रौद्र जो है यह रस है। रौद्र क्या है? यह रौद्र रस है। रौद्र रस होता है, इसका स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। आप लोग ध्यान दें। थोड़ा अगला जो यहाँ पर विकल्प है यहाँ पर डी वाला, तो यही है हास्य रस का स्थायी भाव। राइट आंसर क्या होगा? डी वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न है, उपमा के कितने अंग होते हैं? तो उपमा के मेरे प्यारे बच्चों 4 अंग होते हैं। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न अगला है, रोला में कितने चरण होते हैं? तो रोला में मेरे प्यारे बच्चों 4 चरण होते हैं। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। अगला प्रश्न है, निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा, निर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। प्रश्न अगला है, भलाई में प्रत्यय है? तो भलाई में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा, आई प्रत्यय है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर प्रश्न अगला है, राजा रानी में कौन सा समास है? तो जहाँ पर दोनों पदों की प्रधानता हो, यहाँ पर पहला पद है राजा और दूसरा पद है रानी, दोनों पदों की प्रधानता हो, वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर होता है द्वंद्व समास। और जब इनका विग्रह होगा तो और जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? राजा और रानी हो जाएगा। समास होगा तो और विभक्ति का लोप हो जाता है। ध्यान रहे आप सभी लोग, दोनों पदों की जहाँ पर बराबर वैल्यू होती है या दोनों पदों की प्रधानता होती है, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर तद स्त्रीलिंग शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा, ताभ्या हो जाएगा। प्रश्न अगला है, यहाँ पर वाक्य का वह भाग जो उद्देश्य के बारे में सूचना देता है कहलाता है। वाक्य का वह भाग जो उद्देश्य के बारे में सूचना देता है क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों बी वाला ऑप्शन विधेय। फिर अगला प्रश्न है, मुझसे उठा नहीं जाता
कौन सा वाच्य है? इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? आप सभी लोग ध्यान देंगे। इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों कर्मवाच्य। यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही होगा। अगला है प्रश्न, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही होगा, सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे खंड बा जो कि होगा वर्णनात्मक प्रश्नों पर आधारित, और खंड बा आएगा 50 नंबर का। एक एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर 6 नंबर का आएगा गद्यांश आधारित प्रश्न। अब यहाँ पर गद्यांश क्या है? आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है, और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करें और भोग भावना को दबाए रखें। मेरे प्यारे बच्चों, आगे यहाँ पर है, नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। वह नैतिक अंकुश यह चेतना या भावना ही दे सकती है, वही उसे शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी। तो पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। कैसे आपको लिखना है? यहाँ पर आप देखेंगे 2025 बोर्ड एग्जाम में आपको कैसे लिखना है पेपर में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, गद्यांश के शुरुआत के जो शब्द होंगे और अंतिम के शब्द जो होंगे उनको आप काले पेन से लिखिएगा, इस तरह से, जैसे आज विज्ञान मनुष्यों के, फिर डॉट डॉट इस तरह से करिएगा। सबसे पहले तो प्रश्नोत्तर संख्या आपको डाल देना है। अथवा वाला कर रहे हैं तो अथवा, पहला कर रहे हैं तो पहला। अब लास्ट के शब्दों को लिखेंगे। अब संदर्भ आप हेडिंग डालेंगे, क्या होगा संदर्भ? काले पेन से हेडिंग डालेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, काले पेन से लिखिएगा। के गद्य खंड भी काले पेन से लिखिएगा। में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। पाठ का नाम भी आप काले पेन से लिखिएगा। अब बारी आती है दूसरे प्रश्न की। तो दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश जितना है इस गद्यांश के अंतर्गत, इसकी ही व्याख्या करनी है। आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है, और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करें और भोग भावना को दबाए रखें। तो इसकी व्याख्या क्या होगी? रेखांकित अंश की व्याख्या, आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान ने मनुष्य के हाथ में असीम शक्ति दी है और देता जा रहा है। कुछ लोग इस शक्ति का उपयोग एक व्यक्ति अथवा किसी एक समुदाय की उन्नति और विकास के लिए करते हैं, किंतु अन्य किसी दूसरे व्यक्ति और समुदाय के पतन के लिए इसका उपयोग करते हैं। आज एक व्यक्ति अथवा एक देश विज्ञान के विनाशकारी उपकरणों और अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करके दूसरों का सब कुछ हथियाना चाहता है। अगला प्रश्न है, आज का विज्ञान मनुष्य को क्या दे रहा है? तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट उत्तर लिखा हुआ है, आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। तो यहाँ पर उत्तर देख लीजिए आप लोग कि आज विज्ञान मनुष्य को अद्भुत एवं अतुल शक्ति दे रहा है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला गद्यांश है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अथवा में गद्यांश है, ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी
चाहिए। इस गद्यांश का पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो कैसे आपको लिखना है, सबसे पहले गद्यांश के शुरुआत के जो शब्द हैं ईर्ष्या से बचने का उपाय, और लास्ट के जो शब्द हैं उनको आप काले पेन से लिखेंगे, जैसा कि इस तरह से प्रश्नोत्तर संख्या 1 अथवा डालेंगे। फिर गद्यांश के शुरुआत के शब्दों को लिखिएगा और अंतिम के शब्दों को लिखिएगा। क्या करना है, आपको एक ही गद्यांश करना है, लेकिन मैं दोनों गद्यांश सॉल्व करा रहा हूं ताकि कोई भी आए आपसे छूटने न पाए। अब इसका संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काले पेन से लिखिएगा, के गद्य खंड भी काले पेन से लिखिएगा। मैं संकलित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, पाठ का नाम ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, पाठ का नाम भी काले पेन से लिखिएगा, नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप देखेंगे दूसरा प्रश्न है गद्यांश का कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर रेखांकित अंश यहाँ से है, ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। लास्ट में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है, यहाँ तक रेखांकित अंश है। और इसकी व्याख्या क्या होगी, रेखांकित अंश की व्याख्या काले पेन से हेडिंग डालिएगा आप लोग, मन ही उन विचारों से युक्त होता है जो ईर्ष्या को जन्म देते हैं। व्यक्ति मन को निर्मल रखे तो ईर्ष्या से मुक्त रह सकता है। यदि कोई ईर्ष्यालु है तथा इस प्रकार या इस विकार से मुक्त होना चाहता है तो उसके लिए आवश्यक है कि वह व्यर्थ की बातें ना सोचा करे। जिस दिन से उसके अंदर रचनात्मक तरीके से अपने ईर्ष्यालु बनने के कारण को दूर करने की जिज्ञासा आएगी, उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, लेखक ईर्ष्या से बचने के लिए किस आदत को छोड़ने को कहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इसका उत्तर होगा, लेखक का कहना है कि ईर्ष्या से बचने के लिए व्यर्थ की बातें सोचना बंद करके अपने अभाव की पूर्ति का रचनात्मक तरीका खोजना चाहिए। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। 6 नंबर का प्रश्न यह भी आएगा। चलिए यहाँ पर है पद्यांश आधारित प्रश्न, ऊधव मोहि ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की चाही। और आगे आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रात समय माता जसुमती और नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजायो अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जदुतात। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर पहला है प्रश्न, प्रयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। कैसे लिखना है आप सभी को, इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रश्नोत्तर संख्या 2 और पद्यांश के शुरुआत के और अंतिम के शब्दों को लिख दीजिएगा काले पेन से। जो भी पद्यांश आप सॉल्व कर रहे हैं उसके शुरुआत के और अंतिम के शब्दों को। फिर संदर्भ हेडिंग डाली जाएगी। संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत पद्यांश सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से और हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। और मेरे प्यारे बच्चों इसका प्रसंग क्या होगा, तो कंस को मारकर श्री कृष्ण मथुरा में रह गए हैं, वहां ब्रज की याद आ रही है और वह उद्धव से इसकी चर्चा भी करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, व्याख्या क्या हो जाएगी, क्योंकि व्याख्या मैं आपको पूरे पद्यांश की बताऊंगा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, हे उद्धव मुझसे ब्रज भुलाया नहीं जाता है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव जी मुझसे ब्रज भुलाया नहीं जाता है। वह वृंदावन के गायों के समूह, वह वन और उपवन और वह घने घने कुंजों की छाया मुझे हर समय याद आती है। प्रातः काल यशोदा माता और नंद जी मुझे देखकर अत्यधिक आनंदित होते थे। माता यशोदा दही मक्खन और रोटी को अत्यधिक
प्रेम के साथ मुझे खिलाती थी, गोपियों और ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए हंसते हंसते सारा दिन बीत जाता था। सूरदास जी कहते हैं कि वह ब्रज के निवासी धन्य हैं जिनसे यदुनंदन श्री कृष्ण भी इतना प्यार करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो मैंने आपको पूरे पद्यांश की व्याख्या बता दी है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, श्री कृष्ण को ब्रज की कौन कौन सी बातें विस्मृत नहीं होती हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? श्री कृष्ण को ब्रज के वन उपवन, सघन कुंज की छाया, माखन रोटी एवं दही खाना, गोपियों एवं ग्वाल बालों के साथ खेलना आदि बातें विस्मृत नहीं होती हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर अथवा में है। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जा तनकी झाई परय, श्याम हरित दुत होए। पहला प्रश्न है यहाँ पर, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यदि आप अथवा को सॉल्व करना चाहते हैं पद्यांश को, तो आप लोग यहाँ पर इस तरह से प्रश्नोत्तर संख्या 2 अथवा डालिएगा। फिर पद्यांश के शुरुआत के शब्द और अंतिम के शब्द इसी तरह से लिखेंगे डॉट डॉट करते हुए। संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित, काव्यखंड काले पेन से लिखिएगा, में संकलित भक्ति, यहाँ पर भक्ति जो है आप काले पेन से लिखिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, दोहों से लिया गया है, जिनके रचनाकार कौन है? बिहारी लाल जी हैं। तो प्रसंग क्या होगा इसका? प्रस्तुत दोहे में बिहारी ने सतसई की निर्विघ्न समाप्ति के लिए राधिका की स्तुति की है। मेरे प्यारे बच्चों, इसकी जो है व्याख्या क्या होगी? रेखांकित अंश की व्याख्या, वह चतुर राधा मेरे सांसारिक कष्टों को हरण कर लें, जिसके गौर शरीर की परछाई पड़ने से श्याम भी, श्री कृष्ण भी हरि क्रांति के हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर पद्यांश का, कि प्रस्तुत पद्यांश में बिहारी ने किसकी स्तुति की है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुत पद्यांश में बिहारी ने राधा जी की स्तुति की है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 3, और प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से किसी एक का संस्कृत गद्यांश का आपको क्या करना है? संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद लिखना है। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला जो गद्यांश है संस्कृत का, चलिए इसका मैं आपको संदर्भ और हिंदी अनुवाद बता दूं। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस तरह से प्रश्नोत्तर संख्या 3, और जिस भी गद्यांश को आप हल कर रहे हैं उसके शुरुआत के शब्दों को काले पेन से लिखिएगा और अंतिम के शब्दों को काले पेन से लिख दीजिएगा। इसके बाद संदर्भ क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। पाठ का नाम काले पेन से लिखेंगे। इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा कि वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। इसके घाटों की गोलाकार पंक्ति सफेद चांदनी में बहुत शोभित होती है। असंख्य यात्री दूर दूर देशों से यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा देखकर बहुत प्रशंसा करते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अथवा में भी संस्कृत का गद्यांश है। वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश हैं ये सभी आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। अथवा में है मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति। तो एक बार यहाँ पर शेयर कर देना आप लोग इस वीडियो को। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 3 अथवा इस तरह से काले पेन से हेडिंग डाली जाएगी। संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत या हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति, पाठ का नाम काले पेन से लिख दीजिएगा, नामक पाठ से उद्धृत है। अब इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? मानव जीवन का संस्कार करना ही क्या है? संस्कृति कहलाता है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन का संस्कार करने के लिए बहुत प्रयत्न किया था। उन्होंने हमारे जीवन के संस्कार के लिए जिन आचारों विचारों का प्रदर्शन किया, वही सब हमारी क्या है? संस्कृति है।
चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो यहाँ पर पहला है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभय यत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। तो पहला जो यहाँ पर पद्यांश है, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इसका जो है कैसे सॉल्यूशन आपको लिखना है। तो सबसे पहले आप ध्यान दें, यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 4 इस तरह से हेडिंग डालेंगे काले पेन से। और तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले पद्यांश के शुरुआत के और अंतिम के शब्दों को काले पेन से लिखना है आप सभी को। फिर इसके बाद संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काले पेन से लिख दीजिएगा कि संस्कृत खंड के अंतर्गत वीरः वीरेण पूज्यते नामक पाठ से उद्धृत है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, बंधन हो अथवा मरण हो, हिंदी अनुवाद हेडिंग डालिएगा आप लोग। और हिंदी अनुवाद क्या होगा, बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही स्थितियों में क्या होता है, दोनों ही स्थितियों में वीर या दोनों ही अवस्थाओं में वीर पुरुष समान रहता है और वीर भाव को ही क्या कहते हैं, वीरता कहते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। 4 अथवा में प्रश्न है यहाँ पर, मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा ना सोचति। तो चलिए मैं आपको इसको भी सॉल्व करके बता दूं। प्रश्नोत्तर संख्या 4 अथवा, इस तरह से काले पेन से आप हेडिंग डालेंगे यदि आप अथवा वाले प्रश्न को कर रहे हैं। अब यहाँ पर पद्यांश के शुरुआत के शब्द हैं मानम हित्वा प्रियो और लास्ट के शब्द हैं सुखी भवेत। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुत संदर्भ क्या हो जाएगा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत जीवन सूत्राणि, पाठ का नाम क्या है, जीवन सूत्राणि नामक पाठ से उद्धृत है। चलिए इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, आप लोग ध्यान दें। मनुष्य अहंकार को छोड़कर प्रिय हो जाता है, मनुष्य क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, मनुष्य इच्छा यानी कामना को छोड़कर धनवान हो जाता है और मनुष्य लोभ यहाँ है, लोभ होगा, मनुष्य लोभ को छोड़कर सुखी हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो आप लोग देखेंगे प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न हैं। आप किस जिले से हैं आप लोग कमेंट करके बताओ जरूर, क्योंकि मैं आपके खंड काव्य पर आधारित प्रश्नों को भी सॉल्व कराने वाला हूं, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में 100% आना तय है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो किस तरह के प्रश्न आएंगे खंड काव्य पर आधारित। चलिए अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 6 का है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। और जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और भगवत शरण उपाध्याय, इन तीनों लेखकों का जीवन परिचय 100% 2025 बोर्ड परीक्षा में आएगा। आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो मैं आपको बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों किसका जीवन परिचय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। प्रश्नोत्तर संख्या 6 का और दूसरे नंबर पर है इनका जीवन परिचय। सबसे पहले संक्षिप्त परिचय आप लिख देना, जैसे कि जन्म कब हुआ, सन 1884 ईस्वी में। जन्म स्थान क्या था, कहाँ जन्म हुआ, अगोना, जो कि बस्ती जिले उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल। शिक्षा इन्होंने इंटर तक प्राप्त की। रचनाएं इनकी चिंतामणि विचार भी थी, रस मीमांसा, त्रिवेणी आदि हैं। और मृत्यु कब हो गई, 20 फरवरी 1941 को। तो मेरे प्यारे बच्चों, जीवन परिचय के अंतर्गत क्या लिखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में सन 1884 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हाई स्कूल की परीक्षा मिशन स्कूल मिर्जापुर से उत्तीर्ण की तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा अंतिम वर्ष में ही छूट गई।
शुक्ल जी ने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु किसी कारण से छोड़ भी दी। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, बाद में मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। इन्होंने पत्र पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी, मेरे प्यारे बच्चों, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी के प्राध्यापक पद पर नियुक्ति हो गई। बाबू श्याम सुंदर दास के आचार्य अवकाश यानी पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या बन गए, हिंदी विभाग के अध्यक्ष बन गए। और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसी पद पर कार्य करते हुए सन 1943 ईस्वी में इनका परलोक वास हो गया। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इनकी प्रमुख रचना का नाम क्या है, क्योंकि एक ही रचना का नाम लिखना है आपको, चिंतामणि। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो 5 नंबर का यह प्रश्न भी आएगा। महाकवि सूरदास, तुलसीदास और बिहारी लाल, इन तीनों कवियों का जीवन परिचय 100% 2025 बोर्ड परीक्षा में आएगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय मैंने आपको बता दिया है, आप देख चुके हैं। अब बारी है यहाँ पर 6 खा के प्रश्न के उत्तर की। तो महाकवि सूरदास जी का संक्षिप्त परिचय यहाँ पर ध्यान दें आप लोग। जन्म कब हुआ? सन 1478 ईस्वी में। पिता का नाम रामदास और मेरे प्यारे बच्चों इनके गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। सूरदास जी की मृत्यु कब हो गई? तो मेरे प्यारे बच्चों सन 1583 ईस्वी में सूरदास जी की मृत्यु हो गई थी। अब यहाँ पर जीवन परिचय आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस तरह से आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। सूरदास जी का जीवन परिचय क्या होगा? सूरदास का जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर रुनकता नामक ग्राम में सन 1478 ईस्वी, काले पेन से लिख देना, में हुआ था। विद्वानों में इनके जन्मांध होने के विषय में या संबंध में मतभेद है। कुछ लोगों का विचार है कि सूर के काव्य में जैसा सजीव एवं स्वाभाविक चित्रण मिलता है वैसा किसी जन्मांध से कभी भी कदापि भी संभव नहीं हो सकता। जनश्रुति के आधार पर वह इन्हें बाद में अंधा हुआ मानते हैं। सूरदास सारस्वत ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे और 18 वर्ष तक निकटवर्ती ग्राम में रहकर संगीत का अध्ययन किए। सत्संग के प्रभाव से उन्हें धर्म शास्त्रों का ज्ञान हो गया। बचपन से ही विरक्त हो वह क्या करने लगे? विरक्त हो यह गौ घाट पर रहने लगे थे। वल्लभाचार्य को इन्होंने एक स्वरचित पद सुनाया और जिस पर प्रसन्न होकर उन्होंने इनसे कृष्ण लीला को छंदबद्ध करने का सुझाव दिया। ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और वहीं गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख लिए गए। सूरदास जी अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनकी मृत्यु पारसौली ग्राम में 1583 ईस्वी के आसपास हुई थी। और इनकी रचना का नाम क्या है? सूरसागर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने जीवन परिचय लिखने का तरीका भी सीख लिया। अब बारी आती है मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ने की। अगला प्रश्न क्या है आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो वही श्लोक आप लिखिएगा जो पेपर में पूछा ना गया हो। श्लोक क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 7 का अथवा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी प्रश्नोत्तर संख्या 7 है। यहाँ पर सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। 2 नंबर का प्रश्न आएगा। अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दें। पहला प्रश्न क्या है?
कुत्र मरणम मंगलम भवति? इसका उत्तर होगा वाराणस्यां मरणम मंगलम भवति। दूसरा प्रश्न, चंद्रशेखरः कः आसीत्? तो चंद्रशेखरः एकः प्रसिद्धः क्रांतिकारी देशभक्तः च आसीत्। भूमि गुरुता किम अस्ति? तो इसका जो है उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, माता भूमि गुरुतरम अस्ति। और अगला है प्रश्न यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न आप लोग ध्यान दें, वीरः के पूजते? तो यहाँ पर इसका जो है उत्तर क्या हो जाएगा कि वीरः वीरेण पूजते। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो मैं आपको बताऊंगा पहले ही विषय पर निबंध, क्योंकि इस विषय पर कई बार बोर्ड परीक्षा में निबंध भी आ चुका है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न उत्तर संख्या 9 और 9 में जो पहला है निबंध, छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व, कैसे लिखा जाएगा? रूपरेखा आप हेडिंग डालेंगे, प्रस्तावना, अनुशासन से तात्पर्य, अनुशासन का महत्व, विद्यालयों में अनुशासनहीनता और उसके कारण और उपसंहार। तो पहली हेडिंग क्या है? प्रस्तावना। इसके अंतर्गत क्या लिखा जाएगा? विद्या का विनय से अत्यंत ही घनिष्ठ संबंध है और मेरे प्यारे बच्चों, विद्या ददात विनयः के आधार पर विद्या से ही विनय का प्रादुर्भाव होता है। किंतु आज देश का दुर्भाग्य है कि विद्या मंदिरों में जहां विनयशीलता का साम्राज्य होना चाहिए, वहां घोर अनुशासनहीनता अपना दानवी दामन पसारे क्रूरता भरा अट्टहास कर रही है। चारों ओर उच्छृंखलता का ही बोलबाला है। न अध्यापकों में गुरु की महिमा है और न छात्रों का शील स्वभाव। दूसरी हेडिंग है मेरे प्यारे बच्चों, अनुशासन से तात्पर्य। तो अनुशासन से क्या तात्पर्य है? अनुशासन शब्द शास धातु से बना है, जिसका तात्पर्य शासन अथवा नियंत्रित करना होता है। विश्व के सारे कार्यकलाप, चाहे वह जड़ हो से संबंध हो अथवा चेतन से, एक निश्चित समय से आबद्ध होते हैं। पृथ्वी, सूरज, चंद्रमा नियमानुसार नित्य एक निश्चित गति से चक्कर लगाते हैं। एक निश्चित अवधि पर ऋतुओं में परिवर्तन होता रहता है। यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से इनका नियंत्रण करता दिखाई नहीं पड़ता, किंतु ब्रह्मांड का कण कण अनुशासन में आबद्ध होता है। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार शेयर जरूर कर देना आप लोग इस वीडियो को। मनुष्य सामाजिक और वैज्ञानिक नियमों से नियंत्रित होता है, तो ऋतुएं काल से नियंत्रित हैं। यदि ये नियंत्रण टूट जाए तो विश्व में बर्बरता व्याप्त हो जाए और संसार प्रलय के कगार पर लड़खड़ाता हुआ दिखाई देने लगे। अनुशासन अथवा नियंत्रण से जीवन सुखी और शांत होता है। अनुशासन जीवन को गति प्रदान करता है, उसे सुरक्षित रखता है और जीवन के उद्देश्यों को सार्थक बनाता है। अनुशासन से मनुष्य में शक्ति और आत्मविश्वास की भावना का उदय होता है एवं उसका मनोबल ऊंचा होता है। अब चलिए तीसरी हेडिंग है, अनुशासन का महत्व। तो मानव जीवन में अनुशासन का बड़ा महत्व है। अनुशासन से तात्पर्य मुख्यतः आत्मानुशासन से ही है। नियंत्रण तो भय और दबाव से भी किया जा सकता है, किंतु उसका प्रभाव अस्थायी होता है। भय और दबाव समाप्त हो जाने के पश्चात पुनः कुछ उच्छृंखलता की पूर्व स्थिति आ जाती है, जो अपने लिए, समाज के लिए और सारे विश्व के लिए अत्यंत ही घातक होती है। वही अनुशासन अपने उच्च अर्थ में सार्थक होगा जो स्वेच्छा से ग्रहण किया गया हो। जीवन के कार्य क्षेत्र में हमारे लिए अनेक कल्याणकारी नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन करना हमारे कर्तव्य के अंदर आता है। उन नियमों का पालन बराबर कानून या डंडे के बल पर नहीं कराया जा सकता। व्यक्ति को स्वयं अपने को उन नियमों के अंतर्गत नियंत्रित करना होगा। यदि समाज के सभी नियम पूर्णतः नियंत्रित और अनुशासित आए तो क्या होगा, हो जाएं तो क्या होगा, सर्वत्र सुख और शांति का साम्राज्य व्याप्त हो जाए तथा धरती पर स्वर्ग उतर आए। अनुशासन सभी सुखों की जड़ है। वह कठोरता का ऐसा पाषाण खंड है जिसके नीचे आनंद की मधुर जल स्रोत छिपा हुआ है, यानी आनंद का मधुर जल स्रोत छिपा हुआ है। अगली हेडिंग है, विद्यालयों में अनुशासनहीनता।
छात्रों में अनुशासनहीन बनाने में यानी छात्रों को अनुशासनहीन बनाने में आज का अनुशासनहीन सामाजिक वातावरण भी कम उत्तरदायी नहीं है। आज देश के 95% बच्चे ऐसे ही समाज में पल रहे हैं जहां चोरी, चोरबाजारी, भ्रष्टाचार आदि कुरीतियों का कोढ़ जमा है। बच्चों पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इसका प्रभाव पड़ता ही है। वह राजनीतिक गुटबंदी सीखता है, सिनेमा के अश्लील गाने गाता है, फैशन परस्ती में अपना सारा समय व्यतीत करता है। पढ़ाई लिखाई की ओर भला ऐसी स्थिति में ध्यान किस प्रकार जा सकता है। अगली हेडिंग और अंतिम हेडिंग है मेरे प्यारे बच्चों, उपसंहार। तो अतः विद्यालयों में व्याप्त इस घोर अनुशासनहीनता के निराकरण के लिए उपाय सोचना होगा। छात्रों में असंतोष को दूर करने के लिए उसके सभी अभाव को दूर करना होगा। भावी जीवन के प्रति उसे आश्वस्त करना होगा। छात्र संघों के वास्तविक उद्देश्यों को समझना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आप देखेंगे अगला और अंतिम प्रश्न इस मॉडल पेपर का। प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर बिजली विभाग के निराकरण हेतु यानी बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए। 4 नंबर का प्रश्न है। चाहे तो आप अथवा वाले प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं। अपनी जो है मर्जी के अनुसार जो आपको अच्छा लगे, जिसका आंसर आप अच्छे से कर पाएं वो करिएगा। अथवा में है आपकी बहन कस्बे से अपनी पढ़ाई पूरी करके आगे शिक्षा के लिए बड़े नगर में गई है। नगर के वातावरण में संभावित परेशानियों की चर्चा करते हुए उनसे बचने के तरीके उसे पत्र द्वारा समझाइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए इसका उत्तर बिल्कुल आसान है। प्रश्नोत्तर संख्या 10, बिजली की अनियमित आपूर्ति पर प्रार्थना पत्र कैसे लिखोगे आप लोग। सेवा में बिजली विभाग मेरठ, इस तरह से हेडिंग डाल दीजिएगा। महोदय, हम जैन नगर कॉलोनी के निवासी आपका ध्यान बिजली समस्या की ओर आकर्षित कराना चाहते हैं। पानी तथा अन्य कार्यों के लिए बिजली की सर्वाधिक आवश्यकता ग्रीष्म काल में ही होती है और हम सब अप्रैल के प्रारंभ से ही अनुभव कर रहे हैं कि भरपूर गर्मी प्रारंभ होने से पूर्व ही बिजली की आपूर्ति कम हो गई है। बिजली जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। कोई भी लोकप्रिय सरकार इसकी उपेक्षा नहीं करती। हमारी कॉलोनी में बिजली आपूर्ति प्रारंभ और बंद होने का कोई भी समय निश्चित नहीं है। हमारी कॉलोनी से एक प्रतिनिधि मंडल इस संबंध में बिजली आपूर्ति अधिकारी से भी मिला था और उन्होंने 1 सप्ताह में बिजली आपूर्ति बढ़ाने का वचन दिया था। खेद है कि आज 3 सप्ताह व्यतीत हो जाने पर भी कोई कार्यवाही इस संबंध में नहीं हुई है। इस स्थिति में आपसे हमारा निवेदन है कि कृपया हमारी समस्या की ओर ध्यान दें और इसका शीघ्र समाधान कराएं। यदि बिजली आपूर्ति तुरंत बढ़ाना संभव नहीं हो तो कम से कम उसका शीघ्र समय तो निश्चित किया जा सकता है। शीघ्र कार्यवाही की आशा में हम हैं आपके जैन नगर निवासी, इस तरह से आप लोग नंबर डाल देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, पूरे पेपर को सॉल्यूशन के साथ मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2025 बोर्ड परीक्षा देंगे, आप इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद।